नमस्ते। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं काफी दिलचस्प चैप्टर की गहराइयों में उतरेंगे, एमाइन्स। हमारा मिशन है इस पूरे चैप्टर का एक तेज और स्पष्ट रिवीजन करना, ताकि सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स न सिर्फ याद हों बल्कि समझ में भी आएं। बिल्कुल। आज हम सिर्फ रिएक्शंस की लिस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि उनके पीछे की कहानी समझेंगे। हम फोकस करेंगे कि एक खास रिएक्शन क्यों इस्तेमाल होती है, कैसे अलग अलग एमाइन्स को पहचाना जाता है और क्यों कुछ एमाइन्स उम्मीद से ज्यादा या कम रिएक्टिव होते हैं। ये एक रिवीजन होगा जो कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने में मदद करेगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एमाइन्स आखिर हैं क्या और इतने खास क्यों हैं? सीधे शब्दों में कहें तो एमाइन्स अमोनिया के ऑर्गेनिक रिश्तेदार हैं। मतलब जब हम अमोनिया NH3 के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को किसी कार्बन ग्रुप यानी अल्काइल या एराइल ग्रुप से बदल देते हैं तो हमें एमाइन्स मिलते हैं। अच्छा, बहुत अहम रोल है। तो ये तो अमोनिया के ही परिवार के हुए। इनकी शक्ल सूरत भी वैसी होती होगी, एक पिरामिड जैसी। पर क्या इनकी बनावट में कोई ऐसी खास बात है जो इनकी सारी केमिस्ट्री तय करती है? बिल्कुल, वही तो इस चैप्टर का असली राज है। इनका स्ट्रक्चर अमोनिया की तरह ही पिरामिडल होता है और नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। लेकिन असली हीरो है नाइट्रोजन के सिर पर बैठा एक लोन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक अकेला जोड़ा। ये लोन पेयर ही इनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज का केंद्र है। यही इन्हें बेस बनाता है, यही इन्हें न्यूक्लियोफाइल बनाता है और इसी की वजह से ये कई दिलचस्प रिएक्शंस देते हैं। अच्छा, तो ये लोन पेयर ही इस कहानी का मुख्य किरदार है। अब अगर हम इनके परिवार को और करीब से देखें तो इन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में कैसे बांटा जाता है? ये बहुत आसान है और इस बात पर निर्भर करता है कि अमोनिया के कितने हाइड्रोजन को कार्बन ग्रुप्स ने रिप्लेस किया है। अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन बदला गया है तो बनता है प्राइमरी 1 डिग्री अमाइन, जैसे RNH2। ठीक है। अगर 2 हाइड्रोजन बदले गए हैं तो सेकेंडरी 2 डिग्री अमाइन R2NH, और अगर तीनों ही बदल दिए गए तो हमें मिलता है टर्शरी 3 डिग्री अमाइन यानी R3N। और इनके नाम रखने का तरीका क्या है? मुझे याद है कि IUPAC सिस्टम में वो N का इस्तेमाल थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, उसे समझना जरूरी है। कॉमन सिस्टम में तो बस ग्रुप का नाम लगाकर अमाइन जोड़ देते हैं, जैसे मिथाइल अमाइन। IUPAC सिस्टम में हम पेरेंट एल्केन के नाम से E हटाकर अमाइन जोड़ते हैं, जैसे मीथेन से मीथेन अमाइन। और सेकेंडरी और टर्शरी में कंफ्यूजन वही होता है। वहां हम सबसे लंबी कार्बन चेन को पेरेंट मानते हैं और बाकी छोटे ग्रुप्स जो नाइट्रोजन से जुड़े हैं उनके नाम के आगे N लगाते हैं। एक उदाहरण से समझाएंगी? जरूर। मान लीजिए हमारे पास है CH3NH CH2CH3। यहाँ लंबी चेन 2 कार्बन की है यानी ईथेन, तो पेरेंट हुआ इथेनमाइन। इथेनमाइन, ठीक है। और इससे एक मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन पर जुड़ा है तो इसका पूरा नाम होगा N मिथाइल इथेनमाइन। ये N बस ये बता रहा है कि मिथाइल ग्रुप सीधे कार्बन चेन पर नहीं बल्कि नाइट्रोजन पर जुड़ा है। अब समझा। तो अब जब हम जानते हैं कि अमाइन्स दिखते कैसे हैं और उनका नाम कैसे रखा जाता है, अगला सवाल यह है कि इन्हें लैब में बनाया कैसे जाता है। और यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का असली खेल शुरू होता है। हमारे पास कई तरीके हैं और हर तरीके का अपना एक खास मकसद है। सबसे कॉमन तरीका है नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन। इसमें हम नाइट्रो ग्रुप -NO2 को अमीनो ग्रुप -NH2 में बदल देते हैं। इसके लिए H2PD या SNHCl जैसे रिएजेंट्स यूज होते हैं। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि इंडस्ट्री में Fe+HCl को ज्यादा पसंद किया जाता है। क्यों? क्या इसमें कोई खास बात है? हाँ, और वो खास बात है किफ़ायत। इंडस्ट्री में लागत बहुत मायने रखती है। इस रिएक्शन में बना हुआ FeCl2 हाइड्रोलाइज होकर खुद ही और एसिड HCl पैदा कर देता है। अच्छा। इसका मतलब है कि रिएक्शन को चालू रखने के लिए हमें बस शुरुआत में थोड़ा सा एसिड डालना होता है। ये प्रोसेस को बहुत सस्ता बना देता है। अच्छा, तो ये हुआ एक सीधा सादा तरीका। लेकिन क्या कोई और भी तरीका है? हाँ, एक और क्लासिक तरीका है अमोनोलिसिस। इसमें हम अल्काइल हैलाइड पर अमोनिया से अटैक करवाते हैं। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। सही कह रही हो ना? मतलब इसमें हमें एक साफ सुथरा प्रोडक्ट नहीं मिलता। बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। इसमें प्राइमरी एमाइन बनने के बाद रिएक्शन रुकती नहीं,
वो फिर से अल्काइल हैलाइड पर अटैक कर देता है और सेकेंडरी अमाइन बना लेता है। और फिर सेकेंडरी से टर्शरी, हाँ, और आखिर में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। तो मतलब ये तरीका भरोसेमंद नहीं है। हमें एक चीज चाहिए और मिल रही है 4 चीजों का मिक्सचर। तो ये तो सिंथेसिस के लिए अच्छी बात नहीं हुई। इस सिलेक्टिविटी की समस्या का क्या कोई हल है? कोई ऐसा तरीका जिससे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमाइन बने? बिल्कुल है, और इसी चुनौती का जवाब है हमारी अगली बहुत ही एलिगेंट मेथड, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। ओके, ये रिएक्शन खास तौर पर सिर्फ शुद्ध प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन बनाने के लिए ही डिजाइन की गई है। इसमें थैलिमाइड का इस्तेमाल होता है, जो ये पक्का करता है कि रिएक्शन सिर्फ एक बार हो और हमें मिक्सचर न मिले। ये तो बहुत काम का तरीका हुआ, पर इसमें एक सीमा भी बताई गई है कि इससे एनिलिन जैसे एरोमेटिक एमाइन नहीं बन सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि इस मैकेनिज्म का एक जरूरी स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हैलाइड को निकलना होता है। एरिल हैलाइड्स में हैलोजन बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस की वजह से बहुत मजबूती से जुड़ा होता है और वो आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ता, इसलिए ये रिएक्शन वहां काम नहीं करती। ठीक है, तो अब हमारे पास एमाइन बनाने के और शुद्ध प्राइमरी एमाइन बनाने के तरीके हैं। अब मान लीजिए कि हमें एक ऐसा एमाइन बनाना है जिसमें हमारे शुरुआती मटेरियल से एक कार्बन ज्यादा हो। कार्बन चेन को लंबा कैसे करेंगे? बहुत अच्छा सवाल। यहीं पर नाइट्राइल्स का रिडक्शन काम आता है। हम एल्काइल हैलाइड से शुरू करके उस पर साइनाइड ग्रुप लगाते हैं -CN, और फिर उस साइनाइड को LiAlH4 जैसे एक मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस कर देते हैं। तो -CN ग्रुप -CH2 NH2 में बदल जाता है। एग्जैक्टली। नतीजा, हमें एक एमाइन मिला जिसमें एक कार्बन बढ़ गया है। इसे असेंट ऑफ सीरीज भी कहते हैं। और अगर इसका उल्टा करना हो तो? अगर हमें कार्बन चेन को छोटा करना हो, मतलब एक कार्बन को गायब भी कर देना हो? ये तो केमिस्ट्री के जादू जैसा लगता है ना, और इस जादू का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड? हाँ, इस रिएक्शन की सबसे खास बात यही है, हम एक अमाइड से शुरू करते हैं, उसे ब्रोमीन और NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, और हमें जो अमाइन मिलता है उसमें शुरुआती अमाइंड से एक कार्बन कम होता है। एक कार्बन सच में गायब हो जाता है? ये होता कैसे? वो कार्बन जाता कहाँ है? वो कार्बन कार्बोनेट बनकर सिस्टम से बाहर निकल जाता है। ये एक बहुत ही चतुर मैकेनिज्म है। तो अगर हम ब्यूटेनामाइड 4 कार्बन से शुरू करें तो हमें प्रोपेनामाइन 3 कार्बन मिलेगा। कमाल है।